मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। ये पंक्तियां हैं हिंदी साहित्य के यशस्वी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की। गजानन माधव मुक्तिबोध एक संघर्षशील साहित्यकार थे, इसीलिए आजीवन समाज, इतिहास और स्वयं से वो संघर्ष करते रहे। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर सन 1917 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के श्योपुर गांव में हुआ। उनके पिताजी माधव मुक्तिबोध पुलिस इंस्पेक्टर थे, जो उज्जैन से शासकीय सेवा से निवृत्त हुए, और उनकी माता पार्वती बाई जी बुंदेलखंड के कृषक परिवार की बेटी थीं, जो अत्यंत साध्वी प्रकृति की थीं। गजानन माधव मुक्तिबोध का विवाह शांता जी के साथ हुआ था। मुक्तिबोध की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो उज्जैन में हुई, और इसके बाद जो विश्वविद्यालयीन शिक्षा है तो नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त की। जीविकोपार्जन के लिए वे सबसे पहले मिडिल स्कूल में उन्होंने नौकरी की, कभी शारदा शिक्षण संस्थान में किया, कभी दौलतगंज में अध्यापकीय उन्होंने की। आजीविका है कलकत्ता, इंदौर, मुंबई, बंगलौर, बनारस, जबलपुर, राजनांदगांव आदि स्थलों पर वो भटकते रहे। कुछ दिन तक सूचना प्रकाशन विभाग और आकाशवाणी में भी उन्होंने काम किया। अंततः वे छत्तीसगढ़ के दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में 1958 में प्राध्यापक नियुक्त हुए, और यहीं पर वो अपनी सेवाएं देते रहे। अत्यधिक संघर्ष के कारण गजानन माधव मुक्तिबोध बीमार रहने लगे, और एक दिन ऐसा समय आया कि उस संघर्ष से बच नहीं सके। गंभीर बीमारी के कारण 11 सितंबर 1964 को नई दिल्ली में इस महाकवि ने अपनी अंतिम सांस ली। गजानन माधव मुक्तिबोध बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उन्होंने साहित्य की तमाम विधाओं में कलम चलाकर कीर्तिमान स्थापित किया है। अनेक काव्य संकलन, कथा संकलन, उपन्यास, आलोचना, समालोचना के क्षेत्र में कलम चलाकर गजानन माधव मुक्तिबोध ने नूतन चिंतन धारा हिंदी साहित्य को प्रदान की है। हम उनकी रचनाओं को देखें। कविता संग्रह में चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है पहला काव्य संकलन है। दूसरा है भूरी भूरी खाक धूल, और अज्ञेय जी ने जो तार सप्तक संपादित किया था, तो तार सप्तक में उनकी कविताएं जो हैं संकलित हैं। कहानी संकलन में काठ का सपना, और दूसरा है सतह से उठता हुआ आदमी। उपन्यास में केवल एक उपन्यास उन्होंने लिखा, विपात्र। आलोचना के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त लेखनी है मुक्तिबोध जी की। कामायनी एक पुनर्विचार आलोचना की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है ये। नई कविता का आत्मसंघर्ष। तीसरा है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। आत्माख्यान भी उन्होंने लिखा है, एक साहित्यिक की डायरी, और इतिहास, भारत, इतिहास और संस्कृति। इस तरह से
कविता संग्रह, कहानी संग्रह, उपन्यास, डायरी, आत्मचरित और समीक्षा, आलोचना, सभी क्षेत्रों में मुक्तिबोध की कलम चली है। वास्तव में गजानन माधव मुक्तिबोध के साहित्य में लोक मंगल की भावना के साथ साथ सामाजिक चेतना और जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण विद्यमान है। इनके काव्य में प्रगतिवादी एवं प्रयोगवादी संवेदनाओं का चित्रण मिलता है। गजानन माधव मुक्तिबोध मार्क्सवादी चिंतन धारा से प्रभावित थे। परिणाम स्वरूप इनकी कविताओं में शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव स्वाभाविक है। शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति, समाज का यथार्थ चित्रांकन और छायावादी कवियों की भांति मुक्तिबोध की अनेक कविताओं में व्यक्तिवादिता के दर्शन होते हैं। वास्तव में कवि ने अपने काव्य में शोषण और वर्ग भेद को मिटाकर एक स्वस्थ एवं वर्गहीन समाज की संकल्पना की और इसीलिए सामाजिक रूढ़ियों और जीवन के प्रत्येक जो अपूर्ण पहलू हैं उन सब के प्रति विद्रोह करते हुए और अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए चिर मर्यादाओं को साहस पूर्वक उन्होंने विखंडित कर दिया। गजानन माधव मुक्तिबोध की अविस्मरणीय उपलब्धि है उनकी फेटेंसी शैली। फेटेंसी शैली की कविताएं कल्पना प्रधान होती हैं। उनकी फेटेंसियां उनके गहन चिंतन और भावी मानों को साकार करने में सशक्त एवं सक्षम है। मुक्तिबोध काव्य शैली की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। एक तो बिंब विधान और दूसरा है प्रतीक योजना। बिंब विधान की दृष्टि से मुक्तिबोध का जो काव्य है अत्यंत विशाल है, समृद्ध है। उसमें बिंब जो है अपने व्यापकता के रूप में विद्यमान है और जो प्रतीक है वह भी उनके काव्य में बहुत अधिक प्रयुक्त हुआ है। बिंब विधान की दृष्टि से जैसे उन्होंने अपने काव्य में दृश्य, ध्वनि, स्पर्श, प्राकृतिक और वैज्ञानिक आदि अनेक बिंबों का सजीव चित्रण किया है। प्रतीक योजना की दृष्टि से भी मुक्तिबोध का साहित्य अत्यंत संपन्न है। उन्होंने अपने काव्य में जो परंपरावादी प्रतीक थे उनको उनके स्थान पर उनकी अपेक्षा उन्होंने नए जीवंत और सामान्य जन के प्रतीकों का प्रयोग किया। ब्रह्मराक्षस, ओरांग, ऊटांग, बावड़ी ये कवि के प्रिय प्रतीक हैं। मुक्तिबोध ने काव्य रचना के लिए मुक्त छंद का प्रयोग किया। काव्य में लय और ताल दोनों का अनूठा संगम है। तुकांत और अतुकांत दोनों प्रकार के छंदों के दर्शन होते हैं, यद्यपि अष्टक इनका जो है वो प्रिय छंद है। इनके काव्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक, संदेह और मानवीकरण अलंकार स्वाभाविक रूप से आ गए हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी काव्य की नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका हिंदी साहित्य में प्रमुख स्थान है। बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में संकलित रचना सहर्ष स्वीकारा है उनके सुप्रसिद्ध काव्य ग्रंथ भूरि भूरि खाक धूल से ली गई है, जो छायावादी चेतना से प्रेरित है। इस कविता में कवि ने जीवन में मनुष्य को सुख दुख, राग विराग, हर्ष विषाद, आशा निराशा, संघर्ष अवसाद, इन सब को अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। इसके साथ ही यह कविता उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता
की ओर संकेत करती है जिससे कवि को प्रेरणा प्राप्त हुई है। अब आइए सुनते हैं कविता का पहला छंद। सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब, मौलिक है, मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। इस कविता में कवि जो है अपने प्रिय को संबोधित करते हुए बात कही है। ये वास्तव में संबोधन शैली में है। कवि ने जीवन के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाते हुए समान भाव से हर परिस्थिति को स्वीकार करते हुए जीवन व्यतीत करने की बात कही है। मेरे जीवन में जो कुछ है, कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ है उसे मैंने खुशी से अपनाया है, क्योंकि मेरी हर चीज़ तुम्हें प्यारी है। मैंने गरीबी को भी बड़े गर्व के साथ व्यतीत किया है। गरीबी के दिनों में भी हमारा जो स्वाभिमान है, हमारा जो गर्व है, वह हमारे पास रहा आया। मैंने उन दिनों यानी गरीबी के दिनों में गंभीर अनुभव को प्राप्त किया है। उन दिनों में मैंने अपने विचारों को दृढ़ और समृद्ध किया है, क्योंकि मेरे अंदर नवीन अनुभव, विचार और भावनाओं की जो नदी प्रवाहित है वह वास्तविक है। क्योंकि जीवन में बिना पलक झपकाए भी मैंने चेतना युक्त जो हमारा चिंतन है, जो हमारी सोच है, जो हमारा जीवन दर्शन है, उन सब के पीछे तुम्हारी प्रेरणा का ही हाथ है। तुम्ही ने मुझे प्रेरित किया है। इसीलिए मैंने गरीबी के दिनों में अपने विचारों को दृढ़ और समृद्ध किया, और जो उससे जो मैंने अनुभव प्राप्त किए, जो मेरे मन में विचार उठे, जो भावनाएं उठी, वो सब वास्तविक हैं। इसमें कहीं कोई कल्पना नहीं है। यहाँ इसमें कोई कल्पना नहीं है, क्योंकि जीवन में बिना पलक झपकाए मैं चेतना युक्त चिंतनशील हूँ। आज भी मैं वह जो मेरा चिंतन है, जो हमारी सोच है, वो बरकरार है, क्योंकि इन सब के पीछे तुम्हारी प्रेरणा का हाथ है। यहाँ पर कवि ये बात बताना चाह रहा है कि उसे प्रेरणा देने वाला या तो उसका कोई प्रिय है या वह अज्ञात सत्ता है जिससे वो प्रेरित होता रहता है। कवि ने यहाँ पर नाम नहीं लिया है, केवल संबोधन के रूप में उसे प्रिय के रूप में स्वीकार करता हुआ वो अपनी बात कहता है। आइए सुनते हैं कविता का दूसरा भाग। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कवि ने अपने प्रिय के साथ इस काव्यांश में प्रेम संबंधों को वर्णित किया है, अपने प्रेम संबंधों को बताया है। कवि अपने प्रेयसी को संबोधित करते हुए कहता है, मेरा तुमसे क्या संबंध है।
मेरा तुमसे क्या संबंध है और तुम्हारा कैसा ये प्रेम बंधन है, मैं स्वयं नहीं जान पा रहा हूं। तुम्हारे प्रति मैं प्रेम जितना ही प्रदान करता हूं, बढ़ाता हूं, उतना ही मेरे दिल में वो बार बार बढ़ता ही जाता है, उसमें वृद्धि होती जाती है। जैसे मेरे हृदय में मीठे पानी के झरने की तरह तुम्हारे प्रति प्रेम और भावनाओं का जैसे स्रोत हो, जो निरंतर प्रवाहित है। मेरे हृदय में अंदर तुम्हारे प्रति अथाह प्रेम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और बाहर पूर्णिमा के चांद की तरह तुम्हारे मुस्कुराते चेहरे की आभा है। जिस प्रकार पूर्णिमा का चांद रात को धरती को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार तुम्हारे मुस्कुराते रूप सौंदर्य की चमक मुझे प्रभावित करती है। आइए सुनते हैं कविता का तीसरा अंश। सचमुच मुझे दंड दो, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। इस काव्यांश में कवि अपने प्रिय के अपार प्रेम के आवरण से दुखी होकर बाहर निकलना चाहता है। उससे दूर रहने का स्वयं को दंड देने की व्याख्या करता है। कवि कहता है, प्रिय तुम मुझे ऐसी सजा दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, जो दक्षिणी ध्रुव की काली घनेरी अंधेरी अमावस की तरह वियोग की छाया मेरे शरीर पर, मेरे चेहरे पर और मेरे हृदय पर दिखाई पड़े। वह अपनी प्रेयसी से कहता है, हे प्रिय तुम मुझे ऐसी सजा दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। मैं तुम्हें भूल जाने की ऐसी सजा पाऊं जो दक्षिणी ध्रुव की काली घनेरी अमावस के अंधकार की तरह वियोग की छाया मेरे शरीर पर, मेरे चेहरे पर और मेरे हृदय पर दिखाई पड़े। मैं वियोग की पीड़ा को इतना सहन करूं कि पूरी तरह वियोगी दर्द से सारा बोर हो जाऊं, डूब जाऊं वियोग की पीड़ा से, डूब जाऊं वियोग के दर्द से, क्योंकि मैं तुम्हारे स्नेह का मनोरम प्रकाश नहीं सह पा रहा हूं। जो तुम्हारे स्नेह का मनोरम प्रकाश है, वह मुझे चारों ओर से अपने आवरण से ढक लिया है। अर्थात तुम्हारे स्नेह में मैं इतना डूब गया हूं कि वह अब मेरे लिए असहनीय हो गया है। तुम्हारे स्नेह का कोमल स्पर्श मुझे विपत्ति के बादल की तरह भयभीत करता है, डराता है। मैं निर्बल और असहाय, असमर्थ हो गया हूं। भविष्य की अनहोनी की आशंका से मैं अंदर डर गया हूं, सहम गया हूं। तुम्हारे स्नेह से बहलाने, सहलाने, लाड़ प्यार, अपनापन का जो प्रदर्शन है तुम्हारा, अब मुझसे
सहा नहीं जाता। मैं वास्तव में आत्मनिर्भर होना चाहता हूँ, स्वयं में स्वावलंबी होना चाहता हूँ। प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अमावस्या के माध्यम से कवि कहना क्या चाहता है। वास्तव में दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अमावस्या के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि वियोग की ऐसी सजा मिले जो दक्षिणी ध्रुव की तरह नितांत सुनसान, वीरान और अमावस की काली रात की तरह भयानक हो। अब आइए सुनते हैं कविता का अंतिम भाग। सचमुच मुझे दंड दो, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, वह तुम्हें प्यारा है। इस काव्यांश में कवि ने अपने प्रिय से दंड पाने की अनुशंसा की है, किंतु उस दंड में भी अपने प्रिय के सहारे का अनुभव चाहता है। अपने प्रिय से कहता है कि मुझे ऐसी सजा दो, मैं पाताल की अंधेरी जो गुफाएं हैं और सुरंगें हैं उनमें गुम हो जाऊं, लीन हो जाऊं, भूल जाऊं, छिप जाऊं, स्वयं को भी मैं न पहचान पाऊं। मेरी ऐसी जो स्थिति है उसकी वजह तुम हो। नहीं, धुएं के काले बादलों में गुम जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। मेरी ऐसी स्थिति की वजह तुम हो। ऐसी सोच का मुझे सहारा भी मिले कि तुम्हारे कारण मेरी ये स्थिति हुई है। तुम और तुम्हारी जो प्रेममयी यादें हैं मुझे वियोग में अपनापन दें, साथ ही वह सब तुम्हारे नेक कर्मों के कारण ही मुझे बांध रखा है। आगे कवि अपने प्रिय से कहता है कि तुमने प्रेम करके जो उपकार किया है, तुमने प्रेम करके जो उपकार किया है वही मेरे वर्तमान की उपलब्धियां हैं। अब तक जो मैंने प्राप्त किया है उसे मैंने खुशी से अपनाया है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि अपने आप को समर्थ, सक्षम, स्वविवेकी बनाकर प्रिय के बिना भी जीवन संघर्ष के लिए अपने आप को तैयार करना चाहता है। इस कविता में आपको मिलेगा विरोधाभास, रूपक, उपमा, अनुप्रास, मानवीकरण, अलंकार जो हैं बहुत ही सार्थक बन पड़े हैं। छंद मुक्त छंद, भाषा जो है खड़ी बोली के का लाक्षणिक प्रयोग, और कुल मिलाकर नई कविता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मुक्तिबोध की यह रचना।